Hi, welcome to Urban Insights. I'm Jayashri Guru. I have with me Mr. Sunil Kumar Garg. He's a tax expert. He's a chartered accountant. And Sunil ji, thank you so much for joining us. Sunil ji, when a budget comes, बहुत सारी expectations होती हैं कि FM मुझे क्या देगा. इस बार सबसे पहले हम ये देखते हैं कि FM ने लोगों के पॉकेट में, वॉलेट में क्या छोड़ा हुआ है. What were the changes that were in terms of direct taxes, in terms of other incentives? What did the FM leave for people to buy houses? देखिए, सबसे पहले तो माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई मैं दूंगा कि इस बजट में बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच उन्होंने रखी है. और मैं बैलेंस्ड बजट इसलिए कहता हूं, इसको दो कारण होते हैं. नंबर एक कि आपने पब्लिक वेलफेयर स्कीम चलानी है, आपने फ्री बीज भी चलानी है क्योंकि कम्पिटिटिव पॉलिटिक्स है. आपने जो स्कीम्स पुरानी चल रही हैं, चाहे फ्री राशन की स्कीम है, चाहे फ्री हेल्थ की स्कीम है, चाहे फ्री आपको मकान देने हैं उनकी स्कीम है, उज्ज्वला योजना में आपको पैसा देना है उसकी स्कीम है, और जो गवर्नमेंट के अपने खर्चे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट चलाना ही बहुत महंगा काम है आज की डेट में. उसके अलावा फिर आपको कैपेक्स करना होता है, क्योंकि जो कैपेक्स का इफेक्ट होता है वो मल्टीप्लायर होता है. जैसे कि माननीय वित्त मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में भी कहा था कि 3.5 का मल्टीप्लायर आता है उसमें. अब 3.5 का मल्टीप्लायर का मतलब है, मैडम ने कहा कि हम 11 करोड़ रुपए दे रहे हैं कैपेक्स में. यानी अगर उसको 3.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 लाख करोड़ के आसपास उसका इफेक्ट जीडीपी में आएगा. एक बात तो ये. तो इसका मतलब है कि 48 लाख करोड़ का जो बजट है उसमें से सरकार ने 14-15 लाख करोड़ रुपए असेट क्रिएशन में रखे हैं. और बड़े मजे की बात है कि जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है वो भी को 16 लाख करोड़ का है. 5% जो मैडम ने कहा है, 5.1% ऑफ द इकोनॉमी. तो एग्जैक्ट फिगर 16,20,000 करोड़ रुपए जो कि बोरो करेगी सरकार. और बोरो करने का मतलब है कि सरकार बोरो करके कैपेक्स में लगा रही है. तो इसलिए मैं इसको एक बैलेंस्ड बजट कहता हूँ. लेकिन इसमें एक जो मिस इस बार रहा और जो लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, मिडिल क्लास फैमिलीज और विशेषकर जो नौकरी पेशा लोग हैं, सैलरीड एम्प्लॉइज, उनको एक सेटबैक शायद मैडम ने दिया है, या उम्मीद से कम. वैसे दिल मांगे मोर हमेशा ही होता है, पर मुझे लगता था कि दिस वाज ए राइट टाइम. और उसके पीछे 2-3 लॉजिक्स हैं. नंबर एक लॉजिक तो ये है कि जब आप कहते हैं कि हम 5-6% की इन्फ्लेशन की दर पर हैं, अगर आप 5-6% की इन्फ्लेशन की दर पर हैं तो फिर हर आदमी महंगाई की, या हर गृहिणी, हर महिला, देखिए महिला वित्त मंत्री है तो महिलाओं का दर्द तो शायद उनको सबसे पहले समझ में आता होगा. मतलब अगर हर महिला से बात करें ऑन द रोड तो वो एक महंगाई को लेकर चिंतित रहती है. यानी उसके पास डिस्पोजेबल इनकम कहीं ना कहीं कम हो रही है, उसके घर का बजट बिगड़ रहा है. तो मिडिल क्लास फैमिलीज को उम्मीद थी कि इस बार मैडम आपकी जेब में ज्यादा पैसा छोड़ेंगी, आपको ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम दी जाएगी. ऐसा होता नजर नहीं आया. जैसे उन्होंने खुद कहा कि हमारे पास स्पेस नहीं है, रूम नहीं है, और हम ये जो बजट के कंसेशंस दे रहे हैं, कुछ 17,500 करोड़ का नुकसान सरकार को होगा, और 17,500 का ही फायदा हम दे रहे हैं पर पर्सन जो 15 लाख से ऊपर जिनकी सैलरी है. मुझे इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इसलिए नजर आता है कि जहां 48 लाख करोड़ का बजट आप दे रहे हैं, तो वहां पे एक सेगमेंट जो कि मतलब अगर मिडिल क्लास की बात करें तो आज मिडिल क्लास 50 से 60 करोड़ का मिडिल क्लास है इस देश में. 10 करोड़ 12 करोड़ फैमिलीज मिडिल क्लास फैमिलीज में आती हैं. तो इतने बड़े सेगमेंट के लिए आपके पास में 17,000 करोड़ का अगर देने के लिए, तो ऊँट के मुंह में जीरा जैसी सिचुएशन है. तो ये मिस क्यों हुआ? मतलब ठीक है, अपनी कहते ना एक शेर है, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता. तो वो भी पॉलिटिशियन है तो वो समझते हैं. पर मुझे लगता है कि ऐसा किया जा सकता था. कुछ हिट्स भी हैं, कुछ सक्सेस भी हैं. जैसे स्किल डेवलपमेंट के बारे में एक सरकार ने स्कीम लेके आई है, जहाँ कहा गया है कि 500 टॉप कंपनीज 1 करोड़ युवाओं को अगले 5 साल में, यानी 20-25 लाख रुपए युवाओं को हर साल स्किल देंगे, और इट विल बी ए पेड इंटर्नशिप. और जहाँ पर 5,000 रुपये शायद उन्होंने कहा है कि वो सरकार देगी, मतलब कंपनी देगी, और कंपनी का अलाउ कर दिया कि अपने CSR फंड में से आप उसको खर्चा कर दीजिए. थोड़ी रोजी सी नजर आती है स्कीम, कितना इम्प्लीमेंट हो पाएगी, क्योंकि एक बड़ी कंपनी 5,000 में इंटर्नशिप रखे और उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा उनके लिए शायद एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज आएंगे मुझे लगता है. तो एक बेटर स्कीम के साथ गवर्नमेंट आती है तो शायद इट विल बी ए गेम चेंजर. दूसरा, सरकार ने कहा है, वित्त मंत्रालय ने कहा है कि हम एक स्कीम लेके आएंगे जहां कैपेक्स करने के लिए, क्योंकि पिछले 10 सालों की जो कहानी है जयंती, वो ये नजर आती है कि सरकार तो कैपेक्स में खर्च कर रही है. सरकार हाईवे बना रही है, एयरपोर्ट बना रही है, रोड्स बना रही है, सरकार
प्रधानमंत्री आवास योजना में घर बना रही है, ग्रामीण सड़कें बना रही है, यानी कैपेक्स में बहुत पैसा सरकार तो खर्च कर रही है, पीएसयूज तो खर्च कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट कैपेक्स अभी तक नहीं आ रहा है। प्राइवेट कैपेक्स नहीं आएगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक हमेशा दूर की कौड़ी बना रहेगा। मैंने बताया जैसे एक स्टेप तो ये लिया सरकार ने कि भी हम इंटर्नशिप स्किल डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है, जिससे रोजगार डेवलप होगा। दूसरा कहा है कि अगर आप 100 करोड़ तक का भी यूनिट लगाएंगे तो हम बिना गारंटी आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए टर्म लोन की हम सीजीटी एसएमई जो स्कीम है उसमें आपको पैसा देंगे। तो मुझे लगता है कि अगर ये स्कीम सही प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट हो जाती है तो ये गेम चेंजर होगी। अभी तक जो अनुभव है हमारा, जो सीजीटी एमएसएमई सेक्टर के लिए जो स्कीम सरकार कहती है कि 5 करोड़ रुपए तक बिना सिक्योरिटी के आप लोन ले लीजिए, या स्टार्टअप में आप 10 करोड़ की लिमिट ले लीजिए, 10 करोड़ तक का वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ले लीजिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड अगर हम इंट्रोस्पेक्ट करें तो शायद बैंक इतने एंथुसिस्टिक नहीं है उसको देने में, वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई अड़चन डालते हैं। तो मैं तो वित्त मंत्री से एक ही अनुरोध करूंगा कि आप अपनी 10 साल की स्कीम्स को ना एक बार मुड़ के जरूर देख लीजिए, एक बार रोल बैक जरूर कीजिए कि जो हम लेगेसी छोड़ रहे हैं, जो हम बातें कर रहे हैं, क्या उस जमीन पर धरातल पर कितनी इंप्लीमेंट हो रही है। देखिए हम कोई भी काम करते हैं जयंती, तो हम एक बार लुक बैक जिसे हम कहते हैं जरूर करके देखते हैं कि जो हमने छोड़ा ऐसा तो नहीं आगे दोनों हम पीछे छोड़ कर रहे हैं, या चीजें हम लैग बिहाइंड, क्योंकि अगर आप लैगिंग करना शुरू कर देंगे, टाइम लैग होना शुरू हो जाएगा, तो उसका बेसिक पर्पज ही खत्म हो जाएगा। तो मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि एक बार सरकार को इंट्रोस्पेक्ट भी करना चाहिए कि 10 साल में जो हमने किया, क्योंकि ये 3rd टर्म है आपकी, और मैडम ने कहा है कि हम 3rd जनरेशन रिफॉर्म्स, जो तीसरी पीढ़ी के सुधार है, उसमें हम जाना चाहते हैं। पर मुझे डर है कि जिस हिसाब से मैंडेट आया है सरकार उतनी मजबूत नहीं है, तो उसमें लेबर रिफॉर्म की बात करना या एग्रो रिफॉर्म की बात करना, क्योंकि एग्रीकल्चर रिफॉर्म को लेकर हम बहुत बड़ा एक मूवमेंट देख चुके हैं पिछले कार्यकाल में, और लेबर रिफॉर्म करना जहाँ सोशलिस्ट अपने अपने मतलब कंसर्न है लोगों के, तो वो 3rd जनरेशन रिफॉर्म्स की चाल कितनी तेज रहेगी उसको लेके तो कंसर्न सबके दिमाग में है। ठीक है, सरकार का प्रयास है, होने भी चाहिए, और जिस स्पीड से हम बढ़ रहे हैं, 8% की जीडीपी ग्रोथ है रियल, 11-12% की नॉमिनल ग्रोथ है, तो आने वाला भविष्य तो बहुत अच्छा है हमारा। Sunil ji, there are two things I would like you to comment on before we go on to the specifics of real estate. एक है कि सरकार ने call out किया है बजट में that we have so many शहरें बन रही हैं, शहरीकरण हो रहा है, and that we will do urban planning, we will do उन्होंने पानी के प्रोजेक्ट्स की बात की है। अगर आप पिछले 75 साल में देखें, वही 8 या 10 शहर ही बने हैं हमारे शहर। all efforts are concentrated on the few cities. इस बार उन्होंने कहा है हम 10-14 शायद नए सिटीज पे काम करेंगे which will become models for others to follow. अब जो ये नया एंटरप्रेन्योरशिप कह रहे हैं, क्या ये एंटरप्रेन्योरशिप और शहरों में जा सकता है और उससे कितना फायदा होगा? क्योंकि याद रखिए सरकार ने जो वोट्स लूज किए हैं नौकरी के अभाव से लूज किए हैं। तो if they can get their piece right in smaller towns, in small town India, maybe there will be a change with all the policies that they've given. आपको क्या लगता है? मान के चलिए जयश्री कि जितना काम आपको जैसे हाईवे पे नजर आता है, आप कहीं भी जाते हैं आपको लगता है कि हाईवे बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, गडकरी जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, लगता है ऑन द धरातल पर चीजें नजर आती होती हुई नजर। और 10 साल में लोगों की जिंदगी बदली है, मतलब जो 200-250 किलोमीटर चलने में आपको 6-7 घंटे लगा करते थे, आज 3 से 4 घंटे में उसको कवर अप कर रहे हैं। तो लोगों को टोल देने में भी ज्यादा दुखी नहीं होता है। लेकिन पहले सरकार ने घोषणा की थी 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, सैटेलाइट सिटीज बनाएंगे, उनका क्या हुआ, उनमें कितना काम हुआ? मैंने कहा ना, लुक बैक करने की जरूरत है एक बार कि जो स्कीम्स हमने पहले घोषणा की है अब नई घोषणा कर रहे हैं और पुरानी इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे, तो ये आपके लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। और जो आपने बात की टीयर 2 टीयर 3, देखिए आज जो एस्पिरेशनल यूथ है भारत का वो टीयर 2 टीयर 3 शहर में रहता है। आप अगर मेट्रोज में बहुत कंसंट्रेट करेंगे तो मेट्रोज का सिविक सिस्टम बिगड़ जाता है। दिल्ली में जो हुआ पिछले दिनों, मतलब बाहर से बच्चे आकर पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं कि मौत उनके इतने करीब खड़ी हुई है, और ये इट वाज ए फेलियर, इट वाज ए नेग्लिजेंस। और मैं तो कहूंगा कि मतलब ये तो कोई तरीका ही नहीं होता ना कि आप अपने यूथ को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, आपकी सीवर ब्लॉकेज है तो इसलिए आपकी किसी की डेथ हो जाती है।
तो आप ये देखिए कि मेट्रोज में थोड़ी सी बारिश हो जाए तो परेशानी है, थोड़ा सा गर्मी ज्यादा पड़ जाए तो पानी नहीं होता है, थोड़ी बारिश हो जाए तो पानी लॉगिन हो जाता है, ट्रैफिक की इतनी समस्या है, आपको पता नहीं चलता कि आप 1 घंटे में पहुंचेंगे या 3 घंटे में पहुंचेंगे। इसका मतलब है कि आपको डिसेंट्रलाइज करने की जरूरत है। आपने बड़ा अच्छा मुद्दा उठाया कि आपको टीयर 2 टीयर 3 शहर में वहां तक लोगों तक पहुंचना है, उनकी डेवलपमेंट करनी है, और हाउसिंग इस काम में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि लोगों को अच्छे घर में रहना है, अच्छी कॉलोनी में रहना है, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में रहना है। और हाउसिंग, मैं आपको बताता हूं कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेट करता है एमएसएमई के बाद में, तो हाउसिंग प्रोजेक्ट ही है जो इतना एम्प्लॉयमेंट देने का मादा रखता है, पूरी इकोनॉमी को चलाने का मादा रखता है। और जब हाउसिंग बढ़ता है, कंस्ट्रक्शन बढ़ती है, तो स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, बाकी सारी इंडस्ट्रीज, किचन इक्विपमेंट और लेबर क्योंकि लेबर ओरिएंटेड जॉब है, उसमें बड़ी ग्रोथ होती है। तो सरकार को अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को देखना पड़ेगा कि हमसे कहां चूक हुई पिछले 10 सालों में, और इस स्कीम को अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो उसका एक टाइम लाइन, एक टाइम आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइम में हम ये काम कर पाएंगे। राइट। जब सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 3 करोड़ अफोर्डेबल हाउसिंग बना रही है, बड़े शहरों में लैंड इतना एक्सपेंसिव हो गया, अफोर्डेबल हाउसिंग तो बन नहीं रही है, 40 लाख से कम में बन नहीं रही है। डू यू थिंक दैट ये जो अनाउंसमेंट हुआ है, ये छोटे शहरों में, टीयर 2 टीयर 3 शहरों के लिए अनाउंसमेंट हुई? नहीं, सरकार का प्रयास तो यही है, लेकिन जो बिल्डर्स होते हैं उनको तो ज्यादा मार्जिन या ज्यादा प्रॉफिट नजर आता है मेट्रोज में, क्योंकि वो हॉट केक की तरह बिकते हैं। तो क्या करते हैं कि मेट्रो से थोड़ा दूर जाकर दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में आप ले आइए। और सरकार को भी ना कहीं कंसिस्टेंसी इसमें मुझे अभाव नजर आता है। आपने कहा था कि भाई आप दीनदयाल उपाध्याय स्कीम में आप हाउसिंग लोन ले लीजिए, तो हम आपको एक एडिशनल छूट भी दे देंगे 50,000 रुपए की। फिर ऑल ऑफ ए सडन आपको लगा कि नहीं 2020 में कि अब ये नए ओल्ड रिजीम नहीं, आप नए रिजीम में आ जाइए, आपको कोई डिडक्शंस नहीं, कोई एग्जम्पशन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी इन द टैक्स पॉलिसी भी आपको सीखना पड़ेगा कि आप एक कदम आगे चलते हैं, आप 2 कदम पीछे आ जाते हैं। तो कोई भी इन्वेस्टर्स, कोई भी जो आता है, वो एक उम्मीद करता है कि आपकी टैक्स पॉलिसीज कम से कम कंसिस्टेंट होगी, क्योंकि जो आता है इन्वेस्टमेंट लेके वो अगले 20 साल की प्लानिंग के साथ में आता है। अगर आप हर 2 साल में लॉ चेंज करेंगे या हर 2 साल में आप कंसिस्टेंट नहीं है, तो इन्वेस्टर को समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। राइट, राइट। अब हाउसिंग को इन्होंने इन्वेस्टर के हाथ से निकालने की कोशिश की है, जब उन्होंने कहा कि कैपिटल गेन्स में जो चेंजेस वो लेके आए हैं, वो चाहते हैं कि एक ही बंदा 2, 3, 4, 5 घर ना खरीदे, वो उसको थोड़ा सा स्प्रेड करे ताकि लैंड प्राइसेस को कूल कर सके। आपको लगता है इसमें, इज इट अ वेल थॉट आउट स्कीम? Because there is a lot of unhappiness over the long term capital gains जो उन्होंने इंडेक्सेशन हटाया है। आपको क्या लगता है? देखिए, मैंने बताया ना कि आप अपनी बातों से जब 180 डिग्री घूम जाते हैं तो सामने वाले अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। 91 में जब ये प्रोविजन आया था इंडेक्सेशन का, तो लॉजिक ये दिया था उस टाइम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने, जो वित्त मंत्री थे, कि देखिए कैपिटल गेन्स पे हम इन्फ्लेशन का इंडेक्सेशन दे रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन एक सच्चाई है, उसके प्राइस बढ़ते हैं, तो हम एक इन्फ्लेशन इंडेक्स देंगे। वो 5-6% के आसपास हुआ करता था इन्फ्लेशन इंडेक्स, और वो इंडेक्सेशन आपको मिलेगा। अब आपने ऑल ऑफ ए सडन उसको खत्म कर दिया, जबकि सदन के पटल पे माननीय वित्त मंत्री जी कह रही है कि अगले 6 से 8 महीने में हम नया डायरेक्ट कोड लेके आने वाले हैं। अरे, जब आप अगले 6 से 8 महीने में नया डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आने ही वाले हैं, तो फिर 6 महीने के लिए पूरे सिस्टम को ओवरऑल करने की क्या जरूरत थी? ये सबके लोगों की समझ से बाहर है। अब इतना कंफ्यूजन मार्केट में इसको लेकर है कि फायदा हुआ, नुकसान हुआ, कैसे नहीं हुआ। और राजस्व सचिव का बयान था कि 95% लोगों को फायदा होगा। और आपने देखा होगा लोकसभा में एक एमपी है, राज्यसभा में एमपी, उनका बड़ा वायरल हो रहा है, तो उन्होंने एक एग्जाम्पल दे दिया 2001 वाला कि देखिए उसमें तो नुकसान हो रहा है। तो अपने दर्शकों को हम बताते हैं, देखिए ये ग्लास आधा खाली है या आधा भरा है, वो वाली सिचुएशन है। तो अगर आप थंब रूप पे जाना चाहेंगे जो इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसको होगा किसको नहीं होगा, तो जो 2010 से पुरानी प्रॉपर्टी जिनके पास है, 2010 से पहले, ये ब्रेक इवन पॉइंट आ रहा है, 2010 से में जो इंडेक्सेशन से आप करते हैं, तो 12.5 पे करो या 20 पे करो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर 2010 से पुरानी प्रॉपर्टी, आपके कोई पुश्तैनी मकान है, तो फिर आप नुकसान में रहेंगे उसको बेचने में। नंबर 1 बात तो ये। और हमारे यहाँ पर लोग
आसानी से घर नहीं बेचते हैं और महिलाएं आसानी से ज्वेलरी नहीं बेचती हैं। इस बात को आपको एक मेंटेलिटी है। देखिए, आपको पता होगा कि हम अपनी ज्वेलरी से बहुत प्यार करते हैं और महिलाओं को विशेषकर बहुत प्यार होता है। वो गोल्ड बहुत ही कभी ऐसी एडवर्स सिचुएशन होती है ना, तभी बेचती है, अदरवाइज वो नहीं बेचती। सच्ची बात है, मिडिल क्लास फैमिली में हम भी वहीं से आए हैं, हम देखते हैं। और घर भी एक यादों से जुड़ा होता है। हमारे यहाँ पे घर मकान नहीं होता, घर घर होता है, उसका इमोशन जुड़े होते हैं आपके पेरेंट्स के, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के। तो आसानी से लोग कोई लोकेलिटी नहीं छोड़ता। तो इसलिए हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है कि आप 2 3 4 साल 5 साल में आप फ्लैट या मकान चेंज कर रहे हैं। जनरली आपने अपने आस पड़ोस में नहीं देखा होगा, लोग कहाँ रहते हैं, 20 साल से 30 साल से 40 साल से उसी घर में रहते हैं, बेचते हैं। तो जब शिफ्ट होती है फैमिली या कोई बच्चा शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब हुआ कि जो लॉन्ग टर्म मकान बेचने वाला आम जो नागरिक है, जो आम आदमी है, जो कि लॉन्ग होल्डिंग के बाद मकान बेचता है, उसको नुकसान होगा। और जो इन्वेस्टर टाइप लोग हैं, जो हर 2 साल 3 साल में इन्वेस्टमेंट के लिए मकान बेचते हैं, उनको फायदा होगा। तो मुझे लगता है कि ये जो दाव है, ये शायद उल्टा पड़ गया कि जिसको फायदा होना था, जिसको करना था, उसको हुआ नहीं। और जो इन्वेस्टर हैं, जो ट्रेडर हैं मकान के, जो 2 साल की होल्डिंग के बाद मकान बेचना शुरू कर देते हैं, उनको फायदा हो जाएगा। तो इस पर मैं अनुरोध करूंगा वित्त मंत्री जी से, इसको थोड़ा सा रीथिंक कीजिए। दूसरा जो था थंब रूल निकल के मार्केट में आ रहा है, आपने भी सुना होगा कि 9% के एप्रिसिएशन पे वो ब्रेक इवन करता है। आपको पता होगा कि 9% की अगर ग्रोथ होगी तो 8 साल में डबल हो जाता है। तो 8 साल में डबल हुआ तो 24 साल में वो 8 गुना हो जाता है पैसा। तो वो जाके वहां पे ब्रेक इवन करता है। तो 9 साल का 9% का एप्रिसिएशन ठीक है, मतलब आंकड़ों में कहने वाली बात समझ में आती है। पर जो मैंने आपको पहले वाला पॉइंट बताया था कि जो घर है, जो मकान है, उसको बेचना और उस पर लॉन्ग टर्म होल्डिंग के बाद नुकसान है। दूसरा नुकसान इसमें क्या होगा? दूसरा नुकसान ये होगा कि पहले आपको, अगर आपने एक फ्लैट बेचा, मान लीजिए आपने 2001 में 20 लाख का फ्लैट लिया था, 2024 में आप उसको 1 करोड़ का बेच रहे हैं, ठीक है? तो इंडेक्सेशन जो आज आता है वो 73 लाख के आसपास आता है, 3.63 का फार्मूला है। तो 27 लाख रुपए आपको दूसरे फ्लैट में लगाने पड़ते थे। तो लोग क्या करते थे, क्योंकि फ्लैट के बदले फ्लैट वो बुक करवाएगा कहीं पे, तो बिल्डर को पूरे पैसे नहीं देने होते हैं, वो 25-26 लाख देके वो कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट हो जाता था। लेकिन अब नए रिजीम में जाने के बाद में आपको, आपका जो मार्जिन होगा वो 1 करोड़ माइनस 20 लाख 80 लाख रुपए हो जाएगा। तो आपको 80 लाख रुपए 54 की छूट के लिए चाहिए, अदरवाइज आपको कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जाना पड़ेगा। ये एक नुकसान हो गया। और तीसरा जो मुझे समझ में नहीं आया, राजस्व सचिव ने एक बात कही है, बाद में क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि साहब हम ना आपको स्टैंप ड्यूटी के चार्जेज अब नहीं देंगे कॉस्ट में। मतलब इसका क्या लॉजिक है कि स्टैंप ड्यूटी तो मेरी कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट है, आप उसको नहीं देना चाहते हैं। और तीसरी बड़े मजे की बात मैं आपको बताता हूं जयश्री, देखिए कंसिस्टेंसी में हमेशा कहता हूं कि कंसिस्टेंसी इन द टैक्स पॉलिसी इज ए मस्ट। हर कंट्री जो भी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है वो कंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसी रखता है। 2 साल पहले माननीय वित्त मंत्री जी एक प्रोविजन लेके आई 2022 में, जिसमें कहा गया था कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी पे लोन ले लेते हैं, होम लोन ले लेते हैं, और आप धारा 24 की छूट क्लेम नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उसकी जो कॉस्ट है, जो ब्याज का आप पे कर रहे हैं, वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, उस पर आपको इंडेक्सेशन में मिल जाएगा। लॉजिक की बात। अब आपने अचानक सब कुछ ही खत्म कर दिया, कॉस्ट भी खत्म कर दी, स्टैंप ड्यूटी भी नहीं दे रहे हो, आप इंडेक्सेशन भी नहीं दे रहे हो, और आप कह रहे हो 12.5% में 95% लोगों को फायदा हो जाएगा। तो ये बात तथ्य के विपरीत है, इतनी कैलकुलेशंस नहीं बनती हैं। तो एक ये नुकसान लोगों को नजर आता है इसमें। तो आपने इस चीजों को सरलीकरण के नाम पर कॉम्प्लिकेटेड करते जा रहे हैं, और लोग उसमें थोड़ा सा फिर उनको असहजता महसूस होती है कि नहीं, ये नहीं हमारे साथ होना चाहिए। और आप ये मान के चलिए, टैक्स लॉज को हमें समझने में दिक्कत आती है जो पिछले 30 साल से ये काम कर रहे हैं, और आप आम आदमी से उम्मीद करते हैं कि आप टैक्स, आप नए रिजीम में भी कैलकुलेट कर लेंगे, आप पुराने रिजीम में भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बड़ी दूर की कौड़ी है। इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच होना बड़ा जरूरी है। आपको लगता है ये इसमें रीथिंक होगा? नहीं, हमारा अभी तक का अनुभव कहता है कि रीथिंक नहीं करेंगे मैडम। करना चाहिए, हम तो अनुरोध कर सकते हैं, विनम्र अनुरोध कर सकते हैं। और जो हम जनता में हम बैठे हैं, जो हम फीडबैक हमारे पास आ रहा है, तो हम तो उसको कहकर अपने बात को कह रहे हैं। तो करना चाहिए मेरे हिसाब से कि आप इसको थोड़ा सा लॉजिकल बनाइए, और इतना इलॉजिकल ना बनाइए कि लोग, और फिर मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा अफेक्ट होती है इन चीजों से।
और कहा ये गया था कि मिडिल क्लास के लिए ही बजट बन रहा है, ये वाला बजट मिडिल क्लास पे फोकस्ड है, मगर मिडिल क्लास खुश नहीं है, मिडिल क्लास काफी नाखुश है इन प्रोविजन से, राइट? मुझे ऐसा लगता है कि नाखुश नहीं, वो हर्ट हुआ है इस बार, पहली बार हर्ट हुआ है। जो उसकी उम्मीदें थी, मतलब बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं थी, पर उसको बड़ी हर्टिंग सी महसूस हो रही है कि जैसे जले पे नमक छिड़क दिया हमारे। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आपके लिए कुछ कर रहे हैं। अब माननीय वित्त मंत्री जी कहती है कि हम सरलीकरण कर रहे हैं टैक्स लॉज का, तो मैं कई बार मजाक में कहता हूं कि आपने 10 साल में इतना सरलीकरण कर दिया कि मुकदमे डबल हो गए। मतलब लिटी आज से 4 साल पहले वित्त मंत्री जी ने लोकसभा के पटल पे कहा था कि कुछ 5 लाख मुकदमे पेंडिंग हैं और हम उनको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जब विवाद से विश्वास स्कीम आई थी 2020 में। अब आप देखिए कि अगर मुकदमे आज देखें तो एक आंकड़ा तो ये कहता है, अभी मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है, कि मुकदमे डबल हो चुके हैं 4 साल में, यानी 5 लाख से बढ़ के 10 लाख हो चुके हैं। और शायद सरकार उसलिए विवाद से विश्वास स्कीम को दोबारा लिया ही 4 साल बाद। तो आप देखिए ना कि मैंने जो शुरू में भी आपसे पहले कहा था, पहले सेगमेंट में, कि आपको लुक बैक करने की जरूरत है कि जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, तो क्या वो अपने निशान सही छोड़ के जा रहे हैं या वो मिट चुके हैं या हमको इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पीछे सब साफ है, तो उसका फायदा नहीं होगा आपको। राइट। एक आंकड़ा मैं और आपसे शेयर करना चाहूंगी कि 2019 में 40% मकान जो बिक रहे थे वो अफोर्डेबल हाउसिंग में था, या तो CLSS में था, या इन सम कैटेगराइजेशन वो अफोर्डेबल में पड़ रहा था। अगर आप 2023 में देखें वो 19% हो गया है। What's happened is that बड़े मकान, एक्सपेंसिव मकान ज्यादा बिक रहे हैं। All the film stars, all the cricket stars, all the the high net worth individuals are buying more and more, and the guys at the bottom of the pyramid जिसको एक्चुअली मकान की जरूरत है, जो रहना चाहते हैं, वो उनके पास जो घर आ रहे हैं वो कम और कम होते जा रहे हैं। इस पे अगर सरकार ने फोकस नहीं किया तो जो 10% लोगों के लिए 28% घर बन रहे हैं, 60% लोगों के लिए 19% घर बन रहे हैं। ये मार्केट की रियलिटी है। ये भी बड़ा एक अच्छा ट्रेंड नहीं कह सकते हैं। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। देखिए, अगर आप पिछले कोविड के बाद विशेषकर 2021 से 2024 तक मेट्रो या सब मेट्रोज में भी प्रॉपर्टी की रेट देखेंगे तो उस पर कम से कम 25 से 30% का एनुअल एप्रिसिएशन है। लोगों की सैलरी जितनी नहीं बढ़ी है, लोगों की कमाइयां इतनी नहीं बढ़ी है, तो हुआ क्या है कि जो एक अफोर्डेबल हाउसिंग है ना, वो लोअर मिडिल क्लास को तो सूट करता है। 700 स्क्वायर फीट का, 800 स्क्वायर फीट का, या तो बॉम्बे जैसे शहर में सूट करता है। लेकिन हमारे अगर दिल्ली के आसपास की बात करें या किसी और शहर की बात करें, तो जो फ्लैट 50, 60, 70 लाख रुपए का हुआ करता था 3-4 साल पहले, वो डबल हो गया है। वो 1-1.25 करोड़ का जाके अब क्यूट हो रहा है मार्केट में। तो मिडिल क्लास फैमिली के हाथ से वो चीज भी निकल गई है, अब वो वहां भी नहीं जा पा रहा। यानी इसका मतलब है कि या तो जो 19% का आंकड़ा वो अफोर्डेबल का है, या फिर बहुत बड़े लोग खरीद रहे हैं मकान को। तो एक जो अपना मकान का सपना एक मिडिल क्लास फैमिली या एक नौकरी पेशा आदमी देखा करता था, वो उसकी पहुंच से दूर होता जा रहा है। तो सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि आपकी अगर महंगाई की दर 5, 7, 8% है और आपकी रियल एस्टेट में दर अगर 25-30% से बढ़ रही है, तो वो डिस्पैरिटी की तरफ इशारा कर रही है। आप इस बात को क्यों नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नॉर्मल में चीजें हैं तो नॉर्मल 5 से 10% के बीच में होना चाहिए था। अगर वो 25-30% पर लैप मार रहा है, लीप कर रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं डिस्पैरिटी आ रही है समाज में। तो ये गलत चीज है मेरे हिसाब से। इस पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि इस पर एक ध्यान देने की जरूरत है। जब एक मकान बनता है तो उसमें टैक्सेस लगते हैं, लेवीज लगते हैं, म्युनिसिपल लेवीज, स्टेट लेवीज, सेंट्रल लेवीज, वो सब मिला के 35 से 40% तो कॉस्ट इसी में चला जाता है। आराम से बिल्कुल चला जाता है जी, क्योंकि जो आपके पास में हाउसिंग के जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो 18 से 28% के GST के स्लैब में आते हैं। उसके अलावा आपको जो लोकल लेवीज है वो मिला के 30-35% आपको लग जाता है। राइट। एंड अफोर्डेबल हाउसिंग पे 5% लेवी होता है, राइट, GST, राइट। अब if the government wants to bring it back to the middle classes, you'll have to play around with the levies, right? आप इतना उसमें से मत निकालिए कि वो अनअफोर्डेबल हो जाए, राइट?
बिल्कुल, मैं तो बताया ना कि आपको पहले तो सरकार को यही बात देखनी चाहिए कि कहीं भी अगर किसी सेगमेंट में डिस्पैरिटी आती है, देखिए एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला मैं आपको बताता हूँ इकोनॉमी का, कि जो हमारा इन्फ्लेशन का दर होता है उससे 1-2% 3% फालतू में आपके सेविंग्स का इनका ब्याज होता है। तो एफडीआई में ब्याज 6-7% 8% है, ताकि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। अगर आपके पास इन्फ्लेशन 5% है और एफडी में ब्याज 3% है, तो हर बार आप 2% लूज करते चले जाएंगे। तो प्रैक्टिकली सी आपकी रिटर्न 8 से 10% आती हैं, बॉन्ड्स में 10% आ जाती है, 9% आती है। तो पर्पज यही होता है कि आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न थोड़ी सी फालतू आती है। लेकिन अगर कहीं पे दर 25-20-25% से वो कर रहा है, रिटर्न्स आ रही है या बढ़ रहा है, तो उस सेगमेंट को भी सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि वो फिर बियॉन्ड रीच जाना शुरू हो जाएगा, आपके बियॉन्ड रीच जाना शुरू हो जाएगा। Right. Thank you, Sunil ji. This is a very interesting conversation, and हम इस पे चर्चा अब थोड़ा और जारी रखेंगे when we meet you next. Thank you so much.